इस कड़ी में डॉक्टर अनुपम मिश्र जी संभवतः संबद्ध नहीं हो पाए हैं। डॉक्टर पीके सिंह जी, डायरेक्टर ICAR, डायरेक्टरेट ऑफ फील्ड रिसर्च जबलपुर। डॉक्टर ओम गुप्ता जी, जिन्हें मैं अभी सुन रहा था, डायरेक्टर एक्सटेंशन सर्विसेज। डॉक्टर SRK सिंह जी, प्रिंसिपल साइंटिस्ट, जो विश्वविद्यालय में तो आना चाहते थे, नहीं आ पाए अभी। मिस्टर ND गुप्ता जी, डॉक्टर BPS चौहान जी, डॉक्टर मृगेंद्र सिंह जी, डॉक्टर KP तिवारी जी, मिस्टर MS बगैदिया जी, मिस्टर शिवेंद्र सिंह परिहार जी, जिनको मैंने सुना अभी मत्स्य पालन के संदर्भ में, मिस्टर BD नायर जी, इनको भी मैंने उद्यान से संबंधित वक्तव्य के विषय में सुना, मिस निशा सिन्हा जी, मिस्टर रवि जोहले जी, मिस्टर सुनील जैन जी, मिस्टर सुशील शर्मा जी, मिस्टर आशीष त्रिपाठी जी, और प्रगतिशील कृषक के रूप में संबद्ध हुए मिस्टर राकेश केवट जी, श्रीमती माया बाई जी, हमारे कृषि विज्ञान केंद्र के अध्यक्ष और सीनियर साइंटिस्ट डॉक्टर SK पांडे जी, KV के स्टाफ में जो सम्मिलित हैं डॉक्टर अनिता ठाकुर, मिस्टर योगेश कुमार, मिस्टर अनिल कुर्मी, और जो संचालन कर रहे हैं मिस्टर संदीप चौहान, बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन भी दिया है इन्होंने, मिस्टर सूर्यकांत नागरे और मिस्टर सुनील कुमार राठौर, हमारा टेक्निकल स्टाफ, और जो लोग भी आज इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप लोग इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। कहने के लिए तो ये तीसरी बैठक है, लेकिन आप लोगों की सहभागिता से और वक्तृता से मुझे लगा कि अत्यंत महत्वपूर्ण बैठक है, और तीसरी बैठक में ही इतनी दक्षता और इतनी सक्रियता आप लोगों ने यहाँ दिखलाई और मुझे उसकी अनुभूति कराई कि मैं अत्यंत आह्लादित हूँ। और आप लोग सभी सुन रहे हैं, मेरा आप सभी से आमंत्रण है कि अभी हम आभासी बैठक कर रहे हैं डिजिटल प्लेटफॉर्म पर, लेकिन जैसे ही परिस्थितियाँ अनुकूल होती हैं, आप सब सादर आमंत्रित हैं हमारे विश्वविद्यालय में, और हम यथार्थ बैठक भी आप लोगों से करेंगे, क्योंकि बहुत उपयोगी और महत्वपूर्ण सुझाव आप लोगों ने दिया। विशेष करके आज का जो दौर है उस पर थोड़ी चर्चा करेंगे अभी, लेकिन 2-3 बातें मेरे ध्यान में अभी आई जो आप लोगों ने सुनाया। सबसे पहले तो मुझे डॉक्टर PK सिंह जी की विशेष ज़रूरत है। वो पहली बैठक में भी थे, ये संजोग है कि अभी हैं, और मेरी ईश्वर से प्रार्थना है कि आगे जितनी बैठक हो हमारे कार्यकाल में वह ज़रूर रहें। हमारे विश्वविद्यालय में बहुत सारी सुविधाएं और अच्छाइयां हैं, लेकिन खरपतवार यहाँ की बड़ी विकट समस्या है। तो मैं चाहूँगा कि आप पधारें और कैसे इस खरपतवार का अस्थायी निर्मूलन किया जा सके, इसमें आप सहयोग करें। एक गाजर घास है जिसका आपने उल्लेख भी किया, श्वास की बीमारी का सबसे प्रमुख कारण है, और हमारे कैंपस में पर्याप्त है। मैं बहुधा इसको निकलवाता रहता हूँ, लेकिन वो समाप्त नहीं हो पाया। और भी कई प्रकार की अनुपयोगी घास है, कई घास तो उपयोगी होती है जिसमें औषधियाँ हैं, उनका संरक्षण हम करेंगे, लेकिन जितनी अनुपयोगी घास है जो स्वास्थ्य के लिए भी घातक है और कृषि उपज के लिए भी घातक है, हम कैसे बिना केमिकल के प्रयोग के उसे समाप्त कर सकें, हम आपसे विशेष सहयोग लेंगे। मत्स्य पालन के संदर्भ में मैं मिस्टर शिवेंद्र सिंह परिहार जी को सुन रहा था, अच्छा लगा। हमारे यहाँ जो तालाब हैं और कृषि विज्ञान केंद्र के जिम्मे कर दिया है। नील क्रांति वास्तव में कैसे दिखे हमारे कैंपस में, और न केवल उसका उत्पादन और विपणन ही हो, बल्कि एक अच्छा ब्रीडिंग सेंटर भी बने। इसमें आप लोगों का मैं सहयोग और सलाह अवश्य लूँगा, और मेरी कोशिश होगी कि आने वाले दिनों में एक फिशरीज साइंटिस्ट की पोस्ट क्रिएट करके मैं इस पद पर किसी नितांत योग्य व्यक्ति को आमंत्रित करूं, और तब तक आप लोगों का मैं सहयोग लेता रहूंगा। जो उद्यान विभाग के सहायक संचालक हैं, उनकी बात भी मुझे बहुत अच्छी लगी, नायर साहब की फल सब्जी मसाला पुष्प के बारे में उनकी चेतना, और विशेष करके अभी जो वक्तव्य लास्ट में सुना डॉक्टर गुप्ता जी का, जो हमारे पांडे जी की शिक्षक भी रही हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा आप लोगों के सुझाव सुनकर। अब मेरी भी कुछ बातें हैं जो आप लोगों की बातों से मैंने निष्कर्ष में निकाला। एक तो कोविड-19 ने एक ऐसी विषम परिस्थिति पूरी दुनिया में उत्पन्न कर दी है कि अदृश्य विषाणु से पूरा विश्व ही भयभीत है।
जहाँ भी जिस प्रकार का भी जिस स्थिति में हमारा समाज है वह पूर्णतः आशंकित है कि हम घर के बाहर निकलें तो हम असंक्रमित ही लौटेंगे क्या, अर्थात हर दिखने वाला आदमी बाहर हमें भय उत्पन्न करने वाला ही दिखता है। तो एक ऐसा परिवेश हो गया है, और ऐसे परिवेश में जो बचत बचाव का उपाय है वो सोशल डिस्टेंसिंग है। हम आपसे मिलना चाहते हैं लेकिन 2 गज की दूरी रख के मिलते हैं तो अंदर से भी कष्ट होता है, और जो साथ बैठ के संवाद का एक सुख है उससे हम वंचित हो जा रहे हैं। आप लोगों को देख के मिलने की मेरी उत्कट अभिलाषा है, और भगवान चाहेंगे मां नंदा की कृपा होगी तो हम यथाशीघ्र मिलेंगे भी आप लोगों से। इस कोविड-19 के चलते हमारे घर परिवार के बहुत सारे लोग जो देश दुनिया में आय और आजीविका की तलाश में गए हुए थे, उन्हें विवशता की स्थिति में वापस आना पड़ा, और इस विवशता के कारण जो पलायन हुआ या मूल स्थान की ओर वापसी हुई, जिसे अंग्रेजी में रिवर्स माइग्रेशन, रिटर्न माइग्रेशन, कंपेल्ड माइग्रेशन नाम दिया जा रहा है, आप्रवासन निवासन कहा जा रहा है। ये एक बड़ी विकट समस्या हो गई कि हमारे परिवार के लोग जो हमारी सुख सुविधा के लिए गए थे उन्हें विवशता की स्थिति में वापस आना पड़ा। वह गए थे हमारे लिए, आए हैं हमारे पास, लेकिन मन में एक भय उत्पन्न हो गया कि वो आए हैं तो कितने दिन बाहर रहेंगे, हमारे पास नहीं रहेंगे, 10 दिन 15 दिन। तो मेरी एक तो सबसे गुजारिश है कि उनके प्रति सहयोग, संवेदना और सहानुभूति का भाव रखना चाहिए। हमारे ही परिवार के हैं। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक इस समय विशेष मुहिम चलाया हुआ है आत्मनिर्भर भारत का, और उसका एक विशेष हिस्सा है कि हमारे जो भी आप्रवासी, प्रवासी या पुनः वापस आने वाले भाई बंधु, कामगार, कुशल अकुशल, दक्ष अभियंता, डॉक्टर, शिक्षक, जो भी रूप उनका रहा हो, उन्हें हम आंचलिक और स्थानीय स्तर पर ही रोजगार के अवसर सुलभ करा सकें। इसलिए स्किल डेवलपमेंट का कार्यक्रम, इनोवेशन का कार्यक्रम, स्टार्टअप जैसे कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। उसके लिए लैंड, लेबर, लिक्विडिटी और लॉ का विधान किया गया है। इन्वेस्ट क्या होगा, किस तरह का होगा, किस तरह सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग की हम स्थापना करेंगे, और उन्हें हम स्थानीय स्तर पर ही आजीविका सुलभ करा सकेंगे। कोई नहीं चाहता कि अगर हमारे पास स्थानीय स्तर पर ही सुख सुविधाएं हों तो हम बाहर क्यों जाएं। लेकिन बाहर जाने के फायदे भी हैं। बाहर जाने से जो सामाजिक विन्यास है इसका विस्तार होता है। हम देश दुनिया की संस्कृति से अवगत होते हैं और अपनी संस्कृति वहाँ तक पहुँचा पाते हैं। तो एक भारत श्रेष्ठ भारत का जो उद्घोष है यह आपस में मिलने से ही विकसित होता है यह भाव। तो इसलिए मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि जो आ गए हैं वो जाएं नहीं, फिर अच्छे दिन आने वाले हैं, जल्दी ही संक्रमण का प्रभाव कम होने वाला है, वह जाएं, उत्पादन की प्रक्रिया में सम्मिलित हों, जहाँ भी निर्माण की प्रक्रिया चल रही है उसमें सम्मिलित हों। लेकिन मूल भाव ये है कि स्थानीय स्तर पर भी उनके लिए अवसर सुलभ हो, और यह अवसर सुलभ कराने में विशेष रूप से आप सभी का योगदान होगा। कृषि विज्ञान केंद्र का योगदान होगा। कृषि विज्ञान केंद्र का जो मूल ध्येय है उत्पादकता में वृद्धि, लाभप्रद स्थिति लाना, और एक और इसमें शब्द लिखा हुआ है कि स्थिरता को बनाए रखना। इस स्थिरता का हमें थोड़ा व्यापक भाष्य करना चाहिए। स्थिरता क्या, क्यों और कैसे। स्थिरता का आशय नहीं कि हम जहाँ हैं वहीं खड़े हों। हमारी जो चीज़ें हैं वह बनी रहें, उससे जो भी हम प्राप्त करते हैं प्राप्त करें, लेकिन कुछ ऐसा निवेश कर जाए। जैसे अभी पांडे जी बता रहे थे, हमने इतने अधिक पौधे लगाए, और हमारे OSD संकेत कर रहे हैं अगली मीटिंग का कि आने वाली पीढ़ी के लिए भी अगर हम प्रकृति का दोहन कर रहे हैं तो आने वाली पीढ़ी के लिए भी हम उतना ही दे करके जाएं कि इसका मूल भाव है। कृषि केंद्रित विकास की स्थिति और कृषि आधारित उद्योग की स्थिति, यह दो फलक हैं स्थानीय स्तर पर आत्मनिर्भरता के। हमारे क्षेत्र में हम जहाँ रहते हैं आप सभी जानते हैं कि अरण्य क्षेत्र है, वनोपज बहुत है, कृषि है, लेकिन साथ ही साथ वनोपज भी उतना ही महत्वपूर्ण है। अब हमें नए तरीके से प्रशिक्षण देना है कि पत्तियों से आहार के पात्र हम कैसे बनाएं, इन पत्तियों से ऊर्जा के स्रोत कैसे विकसित करें। इस बारे में भी कृषि विज्ञान केंद्र को आगे बढ़ करके इनोवेशन, नवाचार के माध्यम से उद्योग स्थापित करना है। इसमें बहुत ज़्यादा निवेश नहीं होता है।
जो यहाँ घास है जिसके बारे में अभी चर्चा कर रहे थे, उससे बहुत उपयोगी पात्र बनाए जा सकते हैं, बहुत उपयोगी अलंकरण बनाए जा सकते हैं। तो हम इसका भी प्रशिक्षण दे सकते हैं, क्योंकि कृषि में तो 3 ही चीज़ें हैं: परीक्षण, प्रशिक्षण और पुनरीक्षण। कि हम मृदा का परीक्षण कर लें, वनस्पतियों का परीक्षण कर लें। उसके बाद इस अंचल के लोगों को हम प्रशिक्षण दें कि इसके माध्यम से कैसे अधिक उत्पादन करें, कौन सी खाद उसमें डालें, मौसम के हिसाब से कैसे सतर्कता हम बरत लें, इसका हम उन्हें बोध कराएं। किस मिट्टी में कौन सी फसल उगेगी, इसका हम बोध कराएं। बाद में हम जाकर निरीक्षण भी कर लें कि जो हमने सिखाया है प्रशिक्षण के माध्यम से, उसका अनुपालन हो रहा है अथवा नहीं। ये मूल ध्येय है। इससे जो लक्ष्य होता है कृषि में वृद्धि की और लाभप्रद योजना की, वह अवश्य ही पूरा होगा। अभी मशीनों के बारे में हम बात कर रहे थे। कलयुग है, बिना कलपुर्जों के नहीं चलेगा। उनमें पांडे जी हमारे बता रहे थे कि अब सीधी लाइन में बुआई का उपक्रम शुरू करवा रहे हैं। 4 चीज़ें होती हैं तकनीक के माध्यम से जो सुगम बन जाती हैं: बुआई, घास हटाने के लिए निराई, उसके बाद कटाई और फिर मड़ाई। इस पूरी प्रक्रिया में हमें देखना है कि गेहूं धान की कटाई और मड़ाई के समय पशुओं के लिए चारा जरूर बच जाए, क्योंकि हरियाणा दिल्ली की व्यथा हम देख रहे हैं, पंजाब की, कि वहाँ गेहूं का डंठल और पुआल जलाने से किस तरह से पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है। तो यह स्थिति अपने क्षेत्र में ना आए, इसके लिए विचार करना है। हमारे यहाँ अनइवन लैंड है, इसलिए खेती में कठिनाई है, और इस कठिनाई का निवारण हम केवल स्थानीय स्तर पर ही नहीं कर सकते। हमारे यहाँ औद्योगिक विकास बहुत हुआ है, हमने सुविधा के बहुत सारे साधन बना लिए, बहुत तेज चलने वाली कार बना ली हमने, लेकिन छोटे छोटे ट्रैक्टर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अभी हम जो ट्रैक्टर लेते हैं बड़े प्लाट के लिए है, छोटे प्लाट के लिए छोटा ट्रैक्टर हम कैसे बना सकते हैं, इस पर भी अब हमें विचार करने की ज़रूरत है। अभी हल बैल से खेती संचल में होता है, देख के अच्छा लगता है कि अभी बैल का महत्व है, और उसके होने से जो गोबर की खाद है यह हमें सुलभ हो जाती है, जिसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ज़मीन की उर्वरा शक्ति बढ़ाने में गोबर की खाद का कोई विकल्प आज तक निकला नहीं। इस पर भी हमें विचार करना है कि कैसे हम पशुधन के माध्यम से इस प्रकार की खाद तैयार करें, क्योंकि जो केमिकल से निर्मित खाद है वह अस्थायी रूप से लाभप्रद नहीं है। तात्कालिक रूप से उत्पादन तो इससे बढ़ सकता है, लेकिन दूरगामी इसका दुष्प्रभाव है, इससे बचने की ज़रूरत है। अभी हम चर्चा कर रहे थे कितने प्रकार के फल हमारे क्षेत्र में होते हैं। अभी ज़्यादा दिन नहीं हुआ मुझे यहाँ आए, और मूलतः मैं कृषक परिवार से हूँ, तो किसान की कठिनाई और संभावना दोनों से मैं अवगत हूँ। इस क्षेत्र में कुछ ऐसे भी फल हैं जिनके बारे में हम ज़्यादा विचार नहीं करते आमतौर पर। एक तो कदम होता है बहुत यहाँ, बहुत आसानी से होता है। एक कदम का जो फल है हम इसका किस प्रकार प्रयोग कर सकते हैं, इसके बारे में विचार करना चाहिए। हम लोगों ने अमरूद के बारे में, नाशपाती के बारे में विचार किया। इन फलों के लिए फल संरक्षण योजना भी स्थान स्थान पर शुरू होनी चाहिए, कि लंबी अवधि तक हम उस फल को रख सकें और उसका विपणन कर सकें। फिर एक रेयर फल है इस क्षेत्र में, आप सब तो पहले से अवगत होंगे, अभी तो मैंने 15 दिन पहले उसके बारे में जानकारी प्राप्त की है। स्थानीय भाषा में कितने नाम हैं मैं नहीं जानता, लेकिन मुझे जब सुलभ कराया गया तो उसे गुलाब जामुन कह के दिया गया। एक ऐसा फल जिसका बड़ा हिस्सा अमरूद की तरह है और पिछला हिस्सा बेर की तरह है, और खाने के बाद गुलाब रस का स्वाद मुँह में मिलता है, गुलाब जल का जो खुशबू है, स्वाद है, वो मुँह में मिलता है। इस पर भी हमें काम करने की ज़रूरत। बहुत ज़्यादा पपीता इस क्षेत्र में होता है, हम उस पर भी काम करें। अभी पपीता पूरे देश में अधिकतम पपीता दक्षिण भारत से आता है, सुखद है, वो प्रशंसनीय है, लेकिन हम कोशिश करें कि हमारे अंचल में जो पपीता होता है बड़ा मीठा होता है, बड़ा पौष्टिक है, यह भी देश के विभिन्न हिस्सों में जाए, दुनिया के विभिन्न हिस्सों में जाए, आसानी से तैयार हो जाता है। एक रेयर चीज़ इस क्षेत्र में है जिसका प्राचीन भारत में हम लोग वैकल्पिक अन्न के रूप में प्रयोग करते थे,
जिसे कंद मूल कहते हैं। इस पर आज तक ध्यान ही नहीं गया कि इस क्षेत्र में जो कंद मूल है, आप लोगों ने देखा होगा, कुंभ महाकुंभ में गए होंगे तो विभिन्न जनजातीय क्षेत्रों से, अरण्य क्षेत्रों से कंद मूल वहाँ सुलभ हो जाता। इसी क्षेत्र की संपदा है। उसे फिर हम कैसे तैयार करें, जैसे पुराने अन्न के बारे में हम चर्चा कर रहे थे, पुराना धान, पुराना गेहूं जो देशज है, हम फिर से उसका उत्पादन करें। सावा, टांग, मड़ुआ, आप लोग अभी चर्चा कर रहे थे, कोदो, कुटकी, कोदो की तो ब्रांडिंग हमारा विश्वविद्यालय करता है। ये सब इम्यूनिटी बढ़ाने वाले अन्न हैं। हम इसके बारे में कैसे फिर से प्रयास कर सकते हैं, उत्पादकता बढ़ा सकते हैं और विपणन के माध्यम खोज सकते हैं। इस क्षेत्र में कुछ और चीज़ें, शहतूत बहुत होता और रेशम उद्योग के लिए बहुत ज़्यादा प्रभावी है। शहतूत का फल खाने में भी बहुत पौष्टिक है। 2 प्रकार की, एक छोटी शहतूत, एक बड़ी शहतूत। संजोग से दोनों सुलभ है इस क्षेत्र में और उसके अनुकूल वातावरण है यहाँ का, जिस पर बर्फ का प्रभाव मैंने नहीं देखा। तो इसलिए शहतूत पर भी ध्यान देना है और रेशम उद्योग को भी इस क्षेत्र में बढ़ावा मिल सकता है। अमरकंटक शहद का दुनिया में कोई विकल्प नहीं है, जवाब नहीं है। हम लोगों ने चर्चा की, आप लोग आगे संभवतः इस पर चर्चा करेंगे भी। तो शहद के लिए भी हमें विचार करना है, किसान लोगों को इसके लिए जागृत करना है, लाख के लिए जागृत करना है। हमारा विश्वविद्यालय शहद और कोदो 2 की तो ब्रांडिंग कर ही रहा है। मशरूम के बारे में आप लोगों ने बहुत अच्छी चर्चा की। नर्सरी यहाँ लाभप्रद हो सकती है, सब काम होने हैं। लेकिन जो मूल चीज़ें हैं, जैसे अर्जुन का वृक्ष बहुत होता है, हर्रे का वृक्ष बहुत होता है, हर्रे भी औषधि के काम में आता है। इसको हम विस्तार से स्थान दें, इसका वृक्षारोपण करें तो ज़्यादा लाभप्रद होगा। स्वास्थ्य के लिए भी आज बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हम लोग स्वास्थ्य के प्रति बहुत चिंतित हैं कि कैसे सुरक्षा हो। अर्जुन की छाल, अर्जुन के पौधे से जो छाल मिलती है वह हृदय रोग की सबसे कारगर दवा है। और आप सब कृषि विज्ञान से संबंधित हैं, आपको भी पता होगा, एक लौता वृक्ष है दुनिया का जिसकी छाल मुंह में गल जाती है। ऐसी कोई लकड़ी आज तक दुनिया में दिखाई नहीं दी जिसे दूध में उबालिए और गल जाता। तो ऐसी रेयर चीज़ भी इस क्षेत्र में बहुत होती है। तो अर्जुन के छाल, अर्जुन के पौधों पर भी हम बहुत ज़्यादा काम कर सकते हैं। एक और उद्योग जिसकी आप लोगों ने चर्चा किया, बकरी पालन का, गो पालन का। गो पालन पर जितना ध्यान दिया जाना चाहिए अभी तक ध्यान नहीं दिया गया। हमारे विश्वविद्यालय में स्वयं इसके आज श्री गणेश हुआ है, इसे विस्तार देना है। मैं चाहता हूँ कि सर्वत्र गाय का शुद्ध दूध अगर मिले तो हमारे यहाँ एक कहावत है कि अगर मीठा अमृत कुछ होता है तो देसी गाय का दूध होता है। मैं चाहता हूँ उस अमृत की धारा, जैसे माँ नर्मदा की धारा यहाँ से सब जगह पहुँचती है, सबको निर्मल करती है, वैसे ही इधर से बहुत अच्छी गाय की नस्लें भी हैं। मैं गया भी था छत्तीसगढ़ में उसे देखने के लिए। साहिवाल है और एक गिर नस्ल की गाय है। वह तो दुनिया की श्रेष्ठतम गाय है जिसका दूध भगवान सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं। तो वह इस क्षेत्र में आए, उसका भी, उसकी वंश वृद्धि हो और उस पर हम लोग काम करें तो निश्चित रूप से इस क्षेत्र में समृद्धि आएगी। फल संरक्षण हो, कृषि के लिए जो उपज है उसके लिए गोदाम बने। आवश्यक है, जो माननीय प्रधानमंत्री जी का नारा है कि हम लोकल के लिए वोकल बने। स्थानीय स्तर पर जो उपज है, जो सुविधाएं, विशेषताएं हैं, इसके लिए हम मुखर हों और इसे फिर ग्लोबल बनाएं, अर्थात इसकी ब्रांडिंग हो और वैश्विक स्तर पर इस क्षेत्र के उत्पादों की पहचान हो जाए। तो न केवल स्थानीय स्तर पर निवेश के लिए लोग लालायित होंगे, अपितु इस उत्पादन को दुनिया भर में पहुंचाने के लिए लोग सक्रिय हो जाएंगे। एक इंटरनेशनल ब्रांडिंग हो जाएगी हमारे क्षेत्र के विभिन्न उत्पादों का, चाहे वनौषधि हो, वनोपज हो अथवा कृषि उपज हो, जो हमारे यहाँ का अन्न है। मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग इस प्रक्रिया में अपना महत्वपूर्ण योगदान देंगे। आप सब इस कार्यक्रम में सम्मिलित हैं, विशेष हर्ष का विषय है मेरे लिए। और आप लोगों की बहुत महत्वपूर्ण बातें मैंने सुनी। मैंने इन लोगों से कह रखा है अंकित करें और तदनुकूल उस पर एक्शन लिया जाएगा। आप लोगों को समय समय पर जब भी लगे कि
यहाँ कुछ और किया जा सकता है तो अवश्य आप सुझाव भी दें और पधारें भी। आज का युग तो टेक, टैलेंट और टेक्नोलॉजी का है। यहाँ के लोगों के पास टेक बहुत है, कुशलता, जिसे स्थानीय स्तर पर पूरे देश में जुगाड़ कहा जाता है, वह भी विज्ञान की एक विधा है। उसको कैसे हम आधुनिक विज्ञान में मिला लें। इस क्षेत्र के लोगों के पास नैसर्गिक प्रतिभा है, जो नहीं पढ़े लिखे हैं उनके पास भी बहुत ज्ञान है। हम उस ज्ञान को कैसे आधुनिक ज्ञान के साथ जोड़ दें, फिर जो तकनीकी है उसको इस क्षेत्र में कैसे लाएं। अभी आप लोग ICT की चर्चा कर रहे थे, किसान ऐप है, हम एक साथ 12,000 लोगों की चर्चा कर रहे थे, 12,000 किसानों को हम एक साथ संदेश देते हैं। तो ICT के माध्यम से हम इस अंचल में जितने किसान हैं हम सबको सूचनाएं दें, मौसम के बारे में जानकारी दें, उन्नत बीज के बारे में जानकारी दें, और जो कीटनाशक है उसमें कम से कम केमिकल का प्रयोग करें। आप लोगों ने एक सुझाव दिया गोमूत्र के माध्यम से, उससे भी उसी तरह का एक और महत्वपूर्ण कीटनाशक हमारे आसपास है, वह है नीम। नीम की पत्ती से, नीम के फल से बहुत अच्छा कीटनाशक बनता है और वह उर्वरक भी है। हम इन दोनों रूपों में उसका भी प्रयोग कर सकते हैं। इसके बारे में भी किसान भाइयों को बताने की ज़रूरत है। मुझे पूरा विश्वास है अगर इन प्रक्रियाओं का प्रयोग करें तो निश्चित रूप से स्थानीय स्तर पर आत्मनिर्भरता भी आएगी और इस क्षेत्र की ख्याति वैश्विक मंच पर स्थापित होगी। आप सब ध्यानपूर्वक मेरी बात सुन रहे थे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सबसे एक ही अनुरोध है कि ऐसा प्रयास करें कि कृषि के साथ ही साथ कृषि विज्ञान और कौशल के क्षेत्र में हमारा राष्ट्र दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण राष्ट्र बने। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। निश्चित तौर पे आपने जो मार्गदर्शन दिया है हम लोगों को कृषि विज्ञान केंद्र को स्ट्रेंथन करने के लिए, और आपके सुझावों पर हम लोग निश्चित